नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विहार के YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक टॉपिक जेनेटिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। वंशागति को अपन परिभाषित करें तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। दोस्तों, लक्षण माता पिता से संततियों में और संततियों में से उनकी संततियों में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, इसी को वंशागति कहा जाता है। दूसरी जो अपनी डेफिनेशन है वो है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, वेरिएशंस। जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसको अपन वेरिएशंस कहते हैं, विभिन्नताएं। जब लक्षणों की वंशागति होती है तो उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों को ही विभिन्नता कहा जाता है। इन दोनों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये जेनेटिक्स वर्ड जो है ये बेटसन ने दिया था। जेनेटिक्स शब्द बेटसन ने दिया और आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक जो है वो भी बेटसन है। बेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जो जनक हैं, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक वो है मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक मॉर्गन को कहा जाता है। और मानव आनुवंशिकी के जो जनक है वो है ए गेरोड। ए गेरोड। ये कुछ बातें हैं जिनको याद रखना है। आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। टर्म आनुवंशिकी किसने दिया? बेटसन ने। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन। प्रायोगिक आनुवंशिक के जनक मॉर्गन। मानव आनुवंशिक के जनक ए गेरोड। उसके बाद में अपन बात करें तो आनुवंशिकी के अंदर जो वंशागति होती है उस वंशागति के वाहक किसको कहा जाता है? वो वंशागति के जो वाहक होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और जब कोशिका विभाजित होती है तो उस क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का। और उन गुणसूत्रों पर छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं जो डीएनए के ही बने होते हैं, उनको कहते हैं जीन। तो वंशागति के जो वाहक हैं, जो जीनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, वो होते हैं क्रोमोसोम। और वंशागति की इकाई बोले, वंशागति की इकाई तो जीन को कहा जाएगा। वंशागति की इकाई जीन। वंशागति का भौतिक आधार, दोस्तों वंशागति का भौतिक आधार भी जीन ही कहलाते हैं। लेकिन पूछ ले कि वंशागति का रासायनिक आधार, तो आपका जवाब होगा डीएनए। डीएनए को
वंशागतिकी का रासायनिक आधार कहा जाता है। रासायनिक केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज डीएनए। डीएनए को वंशागति का रासायनिक आधार कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं। वंशागति के वाहक क्रोमोसोम होंगे, वंशागति की इकाई जीन, वंशागति का भौतिक आधार जीन, वंशागति का रासायनिक आधार जो होता है वो होता है डीएनए। अब इसके बारे में इसके बाद अपन बात करते हैं जो आनुवांशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने किस तरीके से कार्य किया। दोस्तों, मेंडल के बारे में अपने को जानना है। मेंडल समय से आगे था लेकिन दुर्भाग्यशाली भी था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के सिलीसिया प्रांत के हेंजनडॉर्फ प्रांत गांव में हुआ और सन 1843 के अंदर इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया और 1859 से लेके 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने मटर के पौधे पर 7 साल तक कार्य किया। पाइसम सैटाइवम पर इन्होंने रेगुलर 7 वर्ष तक कार्य किया और उसके बाद में अपने कार्यों को 1865 के अंदर ब्रून शहर के अंदर प्रकाशित किया और इनके जो प्रकाशन था उसका शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। पादप संकरण पर प्रयोग नाम से अपने एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लोगों को बताया, लेकिन उस समय इनके कार्य की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन की एक नई बुक आई हुई थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति। किस तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव बनते हैं, किस प्रकार से नई जातियों का निर्माण होता है, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने उस बुक के अंदर बताया था। इसलिए लोगों का ध्यान ज़्यादा इनके कार्यों की तरफ न होके डार्विन के कार्यों की तरफ था। इसलिए 6 जनवरी और 1884 को एक अनजान व्यक्ति के रूप में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय तक मेंडल के कार्यों को कोई जानता नहीं था क्योंकि लोगों का ध्यान चार्ल्स डार्विन की बुक की तरफ था। 35 साल तक इनके कार्यों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कॉरल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिन वॉन शायरमक, इन तीनों ने पृथक रूप से कार्य करते हुए वही निष्कर्ष निकाले जो 35 साल पहले मेंडल ने निकाल दिए थे। इनको मेंडल के नियमों की पुनः खोज करता माना जाता है। हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज ने जिस पौधे पर कार्य किया था वो था इवनिंग प्रिमरोज। जर्मनी के कोल कोरेंस ने मक्के पर कार्य किया, मक्का जियोमेज, और ऑस्ट्रिया के इरिन वॉन शायरमक ने विभिन्न पुष्पीय पादपों पर अध्ययन किया तथा वहीं पर पहुंचे जहां पर 35 साल पहले मेंडल पहुंच चुका था। इसको मेंडल के नियमों की पुनः खोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया। दोस्तों, मेंडल भाग्यशाली था और उसने मटर के पौधे का ही चयन किया। पौधे के चयन के कारण
अगर मेंडल मटर की जगह किसी दूसरे पौधे पर एक्सपेरिमेंट करता तो शायद उसको ये सफलता नहीं मिलती, लेकिन वो भाग्यशाली भी था। उसने कुछ कारणों की वजह से मटर के पौधे का चयन किया था ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट आराम से कर सके। उसके पास एक, जिस पादरी का पद उसने ग्रहण किया था, उस चर्च के पास छोटी सी जगह थी, उस जगह के अंदर उसने मटर के पौधे उगाए। पहला कारण यही था कि उसके पास एक छोटा सा गार्डन था, इसलिए छोटी जगह पे आसानी से इसे उगाया जा सकता है। पहला कारण यही था, छोटी जगह पर आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा कारण इसका जीवन काल जो होता है, वो जीवन काल इसका कम होता है। एक वर्ष के अंदर मटर के पौधे की 2 से 3 पीढ़ियां तैयार हो सकती है, तैयार की जा सकती है। दूसरा कारण ये रहा। तीसरा कारण दोस्तों ये था कि इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी थे। द्विलिंगी का मतलब होता है पुष्प के अंदर नर जन्नांग भी प्रेजेंट हो और मादा जन्नांग भी प्रेजेंट हो, मीन्स एंड्रोसियम और गाइनोसियम। द्विलिंगी मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर थे इसके, इसलिए इसके पुष्प जो थे वो कैसे थे, द्विलिंगी थे। इसके अंदर अनेकों विपर्यासी लक्षण प्रेजेंट थे। चौथा कारण ये था कि मटर के पौधे के अंदर अनेकों विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। विपर्यासी लक्षण का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे लंबा, दूसरा उसका सिम्टम्स हो जाएगा बोना, जैसे बीज के आकार की बात करें तो गोल और झुर्रीदार। इस तरीके के कई लक्षण प्रेजेंट थे, ताकि मेंडल ने ये सोचा कि अलग अलग लक्षण को अपन अलग अलग वंशागत करके देखें तो किस तरीके के परिणाम मिलेंगे। इसलिए अनेकों विपर्यासी लक्षण होने की वजह से भी मेंडल ने इसका चयन किया। नेक्स्ट कारण ये था, इसके पुष्प बाइसेक्सुअल होने की वजह से इसके अंदर स्वपरागण और परपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती थी। इसलिए मेंडल ने ये भी एक चीज़ ध्यान में रखी कि इसमें स्वपरागण और परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है। ये 5 कारण थे दोस्तों जिनकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। पहला कारण था मटर के पौधे को छोटी सी जगह पे आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा कारण था एक वर्ष में इसकी 2 से 3 पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर मेंडल इसकी जगह बबूल का पौधा लेता तो उसका जीवन काल बहुत लंबा होता है, उस पर मेंडल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। लेकिन एक वर्ष के अंदर आसानी से 2 से 3 पीढ़ियां तैयार हो जा सकती है, छोटे से गार्डन के अंदर इसको उगाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि इसके पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, इसके अंदर एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है और गाइनोसियम भी प्रेजेंट है। आगे इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। विपर्यासी लक्षण का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक लक्षण और उसके 2 जो स्वरूप है वो प्रेजेंट हो, जैसे एक लंबा और दूसरा बोना। इसी तरह से बात करें तो बीज का आकार होता है जो गोल है और झुर्रीदार है। इसी तरह से फली के आकार की बात करें तो फूली हुई और संकुचित। ऐसे अनेकों विपर्यासी लक्षण प्रेजेंट होने की वजह से मेंडल ने मटर का ही चयन किया। द्विलिंगी होने की वजह से परपरागण और स्वपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि मेंडल सफल क्यों हुआ, सफलता के कारण। हालांकि मेंडल को उसकी सफलता का श्रेय उनकी मृत्यु के बाद में मिला, लेकिन वो एक सफल वैज्ञानिक था, बायोलॉजी के अंदर एक सफल वैज्ञानिक मानना पड़ेगा। उसकी सफलता का पहला कारण तो यही था कि उसने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का चयन किया, पाइसम सैटाइवम, मटर के पौधे का चयन किया, पहला कारण ये। दूसरा, मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति एक समय में की, यानी 2 लक्षणों की वंशागति का अगर अध्ययन करना है तो वो बाद में करेगा। पहले अलग अलग लक्षणों की वंशागति करके उसने जो रिजल्ट हासिल किए उसके आधार पर अपने नियम दिए। तीसरा कारण ये था कि उसने स्वपरागण और परपरागण में पूरी सावधानी रखी, स्वपरागण और परपरागण में पूर्ण सावधानी रखी। और चौथा कारण यह था कि उसने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनका गणितीय विश्लेषण रखा, उनका गणितीय
सांख्यिकीय विश्लेषण भी कहते हैं जिसको, वो रखा। ये 4 कारण थे जिसकी वजह से मेंडल सफल हुआ था। पहला कारण, उसने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा कारण, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तीसरा कारण, स्वपरागण और परपरागण में पूरी सावधानी रखी। और चौथा कारण था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स का गणितीय विश्लेषण रखा। ये हैं दोस्तों मटर के पौधे के चयन के कारण और सफलता के कारण। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट करता था, उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो कौन सी टेक्निक रखता था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। यहाँ से PMT, JET, ICR, इनके अंदर कई बार प्रश्न आ चुका है। आसान सा प्रश्न आता है, बहुत ईजी प्रश्न है। उसके लिए दोस्तों आपको पहले पुष्प की संरचना समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक पुष्प का डायग्राम बनाता हूँ, उसको आप देखिएगा। हम बात कर रहे थे पुष्प की संरचना की, तो उसका एक ये डायग्राम बनाया है मैंने। आप देखिए, पुष्प जिस संरचना से शाखा से जुड़ा हुआ था उसको कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत। इसके बाद में यहाँ जो हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देती है उनको कहते हैं अपन बाह्य दल, कैलिक्स। और उसके बाद में जो रंगीन पंखुड़ियाँ दिखाई देती है अपने को, उनको कहते हैं अपन दल, कोरोला, कैलिक्स और कोरोला। उसके बाद में जो पुष्प का भाग आता है वो आता है दोस्तों पुमंग, एंड्रोसियम। इसकी एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। और इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, ये पूतंतु, ये योजी और ये परागकोश, परागकोश। ये पौधे का नरजन्नांग भाग कहलाता है, मीन्स एंड्रोसियम, जिसके 3 पार्टीशन होते हैं, पूतंतु, योजी और परागकोश। उसके बाद का जो पार्टीशन आता है वो होता है जायांग, गाइनोसियम। और जायांग को मादा जन्नांग के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। ये वाला जो पार्टीशन है इसको कहते हैं, एक इकाई को तो कहा जाता है स्त्री केसर, अंडप, अंडप। और अंडप के 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग जो होता है वो होता है अंडाशय, ओवरी। ये वाला भाग कहलाता है वृत्तिका, और ये वाला भाग कहलाता है दोस्तों वृत्तिकाग्र। ये पुष्प की एक सामान्य सी स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने चर्चा की है। बाकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपन पुष्प को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ये पुष्पवृंत है, ये बाह्य दल है, कैलिक्स कहते हैं जिनको। जब ये सारे एक साथ मिल जाते हैं तब इनको बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज, जो कि आपने देखा होगा बैंगन के अंदर हरे रंग के दिखाई देते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जब पुष्प फल में परिवर्तित होता है तो ये बाह्य दल जड़ जाते हैं, लेकिन कई बार जुड़े रह जाते हैं, जैसे बैंगन के अंदर। ये जो क्लड संरचना अपने को दिखाई देती है, जैसे सरसों के अंदर पीला कलर है, हजारे के अंदर, इनके अंदर कई तरीके के कलर देखे होंगे आपने, ये दल होते हैं। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर आती है वो भाग होता है नरजन्नांग भाग, उसको कहते हैं अपन बायोलॉजी में पुमंग, एंड्रोसियम। उस एंड्रोसियम की एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर ये रहा आपके सामने। इसके 3 पार्टीशन होते हैं। ये वाला भाग पूतंतु, पूतंतु जहाँ से परागकोश से जुड़ता है वो वाला पार्टीशन कहलाता है योजी। और ये जो ऊपर वाली द्विपालित और 4 कोष्ठीय संरचना, इसको कहते हैं परागकोश। और उसके बाद का जो पार्ट आता है वो होता है मादा जन्नांग भाग, और मादा जन्नांग को बायोलॉजी में अपन कहेंगे गाइनोसियम। और गाइनोसियम के भी एक इकाई को कहते हैं अपन कार्पल, अंडप। और अंडप के भी दोस्तों 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब बात कर रहे थे अपन मेंडल की टेक्निक की। दोस्तों मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करते समय जो अपनी टेक्निक्स अपनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से मेंडल कार्य करता था। मेंडल ने सबसे पहले पौधे लिए और उनको रेगुलर उगाया। रेगुलर उगाने से जो शुद्ध वंश क्रम था वो पृथक हो गया। शुद्ध वंश क्रम यानी मेंडल को जो पौधे चाहिए थे, जैसे लंबे पौधे चाहिए तो उसको एकदम शुद्ध लंबे पौधे मिले। अगर अपन किसी हाइब्रिड किस्म को या
अपन बाद में बात करेंगे। विषम युग्मजीव को बार बार उगाते हैं तो उससे समयुग्मजीव पौधे अपने को प्राप्त होते जाते हैं। समयुग्मजीव पौधे प्राप्त कर लिए, उसके बाद में मेंडल ने स्वपरागण करवाया, परपरागण करवाया। अब यहाँ देखिए, परपरागण करवाने के लिए उसने अपरिपक्व अवस्था में ही नर जनांग भाग यानी जहां पराग कण बनते हैं उसको उठा दिया। दोस्तों ये कई बार नीट, जेट, आईसीआर इनके अंदर पूछा हुआ है। विपुंसन क्या होता है, एमास्कुलेशन क्या होता है। विपुंसन किसी द्विलिंगी पुष्प से अपरिपक्व अवस्था में ही नर जनांग भाग को हटा देना, मीन्स एंड्रोसियम को हटा देना, अपन बोले तो परागकोश को हटा देना, क्या कहलाएगा, विपुंसन कहलाएगा। दोस्तों इससे स्वपरागण की संभावना नहीं रहती है। अगर इसके परागकोश से परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर आते तो स्वपरागण हो जाता, लेकिन मेंडल को करवाना था परपरागण, इसलिए उसने स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए और वांछित परपरागण करवाने के लिए कौन सी क्रिया की, विपुंसन, एमास्कुलेशन, कई बार पूछा हुआ प्रश्न। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो पुष्प होगा ये होगा विपुंसित पुष्प। इस विपुंसित पुष्प के चारों ओर कोई अवांछित परागकण आकर वर्तिकाग्र पर नहीं आए, इसलिए उसने पेपर बैग या थैली से इस विपुंसित पुष्प को ढक दिया। अब मान लो ये पौधा था लंबा और इस पर परागकण डालने थे कौन से पौधे के, बोने पौधे के, तो मेंडल क्या करेगा, इसको खोलेगा और बोने पौधे के परागकण लेके इस पर डाल देगा। जैसा उसने चाहा वैसा काम हो जाएगा। इस विपुंसित पुष्प के चारों तरफ पेपर बैग या पॉलीथीन बांधना बैगिंग कहलाता है। बैगिंग, जिसको थैलीकरण के नाम से जाना जाता है या बोरा वस्त्राधारण भी कहते हैं। ये दोस्तों मेंडल की टेक्निक थी। इस तरीके से उसने कार्य किया और रेगुलर 7 वर्षों तक कार्य किया तो उसको अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अपन आगे देखेंगे जेनेटिक्स से संबंधित कुछ डेफिनेशंस। वो डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर जेनेटिक्स के बारे में आपको बहुत कठिनाई आ सकती है। पहले जेनेटिक्स से संबंधित अपन डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद में मेंडल के जो नियम हैं जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में मेंडल के बाद कई वैज्ञानिकों ने कार्य किए तो कुछ अपवाद भी सामने आए। प्रश्न अपवादों में से भी आता है दोस्तों, जैसे पूर्ण प्रभाविता है, सहप्रभाविता है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद में मानव जेनेटिक्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे कई तरीके के रोग होते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, वो एक जेनेटिक्स के अंदर ही अपन इनका अध्ययन करेंगे।